हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईटी 2024 के पीआईक्यू डिस्कशन। आज हम फिजिक्स का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईटी रोपर से बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर is made up of 600 turns. It carries a current of 5 ampere. The magnetic field inside the solenoid is nearly. हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई। ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा दे रखा है वो पहले नोट कर लें। गिवन डाटा दे रखा है एन की वैल्यू जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है वो 600 दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद से हम बात करें लेंथ की बात करें जो कि 60 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसे हम 0.6 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करें करंट की जो कि आपकी 5 एम्पियर दे रखी है। और उसके बाद से यहाँ पे म्यू नॉट जो कांस्टेंट है उसकी आपकी वैल्यू क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप वैल्यू पुट कर दे फॉर्मूले में। तो बी इजकल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 600 इंटू करंट है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई लेंथ जो कि है अपना 0.6 मीटर। आप इसे अब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 6.283 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, ए चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज गिवन टू अ मेटल सिलेंडर ऑफ लेंथ इतना placed in air. The electric intensity due to cylinder at a distance 4.7 सेंटीमीटर from the axis. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है? गिवन डाटा क्या क्या है? चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना दे रखा है? टोटल चार्ज दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। उसके बाद लेंथ की बात करिए कितना दे रखा है 0.4 मीटर, ठीक है। आर की बात करें डिस्टेंस कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.045 मीटर, ठीक है। उसके बाद से हमें और क्या वैल्यू दे रखी है? यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4πε0 की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। इससे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, जो उसका फॉर्मूला कहता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। ये लैम्डा है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपका लैम्डा है। तो चलिए पहले लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा? चार्ज अपना कितना है 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.4। तो आपकी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या होता है E इजकल टू लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। अब हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू लेम्डा बाई आर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो गया 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 और लेमडा की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 1 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.045। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁴। ये आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज V 3x plus 3y minus z, then the electric field strength for the region is। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है? हमें गिवन दे रखा है पोटेंशियल 3x plus 3y minus z। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका क्या होता है? ये माइनस ऑफ dv/dx होता है। तो ऐसे ही आप हर एक कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अगर हम बात करें, ये आपका फॉर्मूला होता है
अगर हम बात करें एक्स कंपोनेंट की, ई एक्स की निकालें तो क्या होगा, माइनस डी बी बाई डी एक्स आप करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ई वाई की बात करें, माइनस डी बी बाई डी वाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका -3 आ जाएगा। ई जेड की बात करें, माइनस डी बी बाई डी जेड, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिख दें, ये आपको ई वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये आपका क्या होगा, -3। अब एक्स का आपको कैसे आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो आई हो जाएगा -3 जे यूनिट वेक्टर प्लस 1 के यूनिट वेक्टर। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ए 200 वोल्ट एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो हमें वी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है, जो कि है आपका 200 वोल्ट, और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग कैपेसिटर। तो इसका क्या हो जाएगा, हमें वी पीक जो भी होगा कैपेसिटर के पास, वी पीक निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है √2 टाइम्स वी आर एम एस। आपको √2 इंटू 200 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर प्लेस्ड जनरली इनसाइड द मेटल बॉक्स, दिस इज फॉर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसको हम एक इनसाइड मेटल बॉक्स में क्यों रखते हैं, तो ये ऐसे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से उसे बचाता है। जो भी कंपोनेंट है उसे वो, जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे कंटेक्ट से ये बचाता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से ये बचाता है। तो इसलिए हम इसको मेटल बॉक्स से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। In an AC circuit, an inductor of 2.5 Henry is connected along with a capacitor. If the resonant frequency is this, then the value of capacitor is। हमें क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर पता करना है। तो चलिए हम देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है। गिवन डाटा की बात करें तो हमें दे रखा है इंडक्टर, जो एल से डिनोट करते हैं, ये 2.5 हेनरी दे रखी है। ठीक है, उसका से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट, एक मिनट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपकी, 10⁴। ठीक है, और एक और आपको रिलेशन दे रखा है पाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी जब आपका कैलकुलेशन आए। तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 पाई√अंडर L इंटू सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सी को एक तरफ करेंगे, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, सी इक्वल टू 1/2 पाई f की होल स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। आप जब यहाँ पे आपकी एल की वैल्यू गिवन दे रखी है 2.5, 2, और पाई की वैल्यू भी आपको दे रखी है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 आपको फुल करनी है, और फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 10⁴। तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10⁻10, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 100 पीए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एन एलिमेंट ऑफ लेंथ 2x centimeter carries a current of 5 ampere is kept on x axis. The magnitude of magnetic field on y axis at a distance 1 meter from center of the element, और म्यू नोट की वैल्यू आपकी ये दे रखी है। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ से क्या होता है, बायोट सावर्ट लॉ की बात करें तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और चलिए हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा दे रखा है। उसके बाद से बात करें जो डीएल है, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ये आपकी कितनी दे रखी है,
ये आपकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम आई जो करंट है, करंट की कितनी वैल्यू दे रखी है, करंट करंट आपको दे रखी है 5 एम्पियर। ठीक है, और आर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये आपकी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस की बात करें तो वो आपको 1 मीटर दे रखा है। और म्यू नोट की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻7 यूनिट। और एंगल थीटा की बात करें तो बिटवीन करंट एलिमेंट एक्स एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड पोजीशन वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी 90 होगी यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है जिससे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आई की वैल्यू है 5, और डीएल की वैल्यू कितनी है आपकी, डीएल की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2, और हमारा साइन थीटा का साइन 90 का वैल्यू है 1, डिवाइड करेंगे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10⁻⁻8 टेस्ला आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 distance from electric dipole on equidistant point is this. If each charge forming dipole has magnitude of 4 nanocoulomb, then length of the dipole is. हमें लेंथ ऑफ डाइपोल कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमें गिवन डाटा दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5.76 इंटू 10⁻7। ठीक है, उसके बाद से हम आर की बात करें जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये हमें दे रखी है 5 माइक्रोमीटर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हम इसे लिख सकते हैं। और चार्ज की बात करें, चार्ज क्यू ये आपकी दे रखी है 4 नैनो कूलम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, और परमिटिविटी की वैल्यू क्या दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट होता है जो परमिटिविटी, परमिटिविटी ये कांस्टेंट होता है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका हमका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे P क्या है, P आपका है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से हम D को कैलकुलेट करते हैं। तो हम D को एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, E इंटू आर क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे जो जो भी वैल्यू दे रखे हैं उसे हम पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, 5.76 इंटू 10⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 की पावर होल 3 इंटू 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 4 इंटू 10⁻⁻9। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 इंटू 025 नैनोमीटर, ये आपका आएगा। तो हमें नैनोमीटर में ही आंसर देना था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन ऑल थ्री हैव सेम वेलोसिटी इन वैक्यूम, द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। हमें क्या बताना है कि किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी, मतलब ये मास पे आपको डिपेंड करता है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन की मास की बात करें
ये कितना होता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है। ऐसे ही हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की मास ये आपका होता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। ठीक है। तो हमारा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है जो यहाँ पे सबसे कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो आपका जो भी इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा आएगा। तो हमें यही बताना है कि मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका आएगा, तो ये आपका किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल Ni टू लोअर एनर्जी लेवल Nf फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज मिनिमम। ये हमें मिनिमम बताना है कि ये किसके लिए होगा। तो आपको एक रिलेशन आपको पता होगा जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और चेंज इन एनर्जी के बीच में होता है। वो क्या होता है, वो आपका कुछ ऐसा होता है, लैम्डा इजकल टू 1 बाई चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ये आपका रिलेशन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में, ये आपका रिलेशन होता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई चेंज इन एनर्जी। और हम कैसे एनर्जी निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी इजकल टू आर एच जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट होता है इंटू 1 बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम एक एक करके जो भी हमारा ऑप्शन दे रखा है सबका हम निकालते हैं डेल्टा ई की वैल्यू। अगर आप फर्स्ट की निकालेंगे, फर्स्ट डेल्टा ई वन की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, आर एच इंटू 1 बाई 2 की होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 7 की होल स्क्वायर। ठीक है। अगर दूसरी बात करें डेल्टा ई टू की, तो आर एच 1 बाई 1 की होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 की होल स्क्वायर। ऐसे हम थर्ड की बात करें, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू आर एच 1 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 7 का होल स्क्वायर। ऐसे हम फोर्थ की बात करें, डेल्टा ई फोर, ये आपका हो जाएगा आर एच 1 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे सारे को अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेकंड नंबर का जो भी होगा एनर्जी जो भी आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इसका आपका मैक्सिमम आएगा, इसका मैक्सिमम आएगा एनर्जी, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। वही हमको बताना था मिनिमम किसका वेवलेंथ होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 का मिनिमम वेवलेंथ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सीरीज सर्किट विथ ए जनरेटर। हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट में अगर रिड्यूस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो अनदर कैपेसिटर लगाएंगे, शुड बी एडेड पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर। हम ऐसा करके उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे बस फॉर्मूले जो भी इसका इक्वेशन होता है वो आपको मैच करना है। तो पहला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसका कौन सा आता है, तो इसका आपका होता है ये फोर्थ नंबर, ये आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद से बात करें बायोट लॉ, जैसे कि हमने पीछे भी देख रखा है, बायोट लॉ का कौन सा हो जाएगा, आपका बी का हो जाएगा आपका थर्ड, ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से बात करें एम्पियर सर्किट लॉ, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर सर्किट लॉ का आपका सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद से लेंज लॉ की बात करें तो आपका हो जाएगा डी का आपका हो जाएगा सेकंड। तो चलिए देख लेते हैं ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द नेट रिएक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, यहाँ पे आपको नेट रिएक्टेंस फाइंड करनी है गिवन सर्किट। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। हमें इंडक्टेंस दे रखा है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं 20 माइक्रो हेनरी, जिसे हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं 20 इंटू 10 to the power -3 हेनरी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एल। और कैपेसिटेंस की बात करें जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ये कितना दे रखा है 10 to the power -3 माइक्रो फेराड। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 to the power, ये आपका दे रखा है 10 to the power +3, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -3 फेराड, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम बात करें वोल्टेज दे रखा है हमें, वोल्टेज क्या दे रखा है 200 साइन 100 टी। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे 100 टी दे रखा है, तो ये 100 क्या होता है आपका, ये होता है आपका ओमेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या आ गई 100, ये हमें पता चल गई। चलिए हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस रिएक्टेंस निकालते हैं। जो क्या होता है आपका इंडक्टेंस रिएक्टेंस, एक्सेल होता है इंडक्टेंस रिएक्टेंस। एक्सेल इजकल टू आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 100, और एल की वैल्यू कितनी है हमारी 20 इंटू 10⁻³ जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एक्सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेल की वैल्यू आएगी आपकी 2m। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्सेल की वैल्यू। अब चलिए हम कैपेसिटिव रिएक्शंस की बात करें, जो होता है आपका एक्सी। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी। यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 100, कैपेसिटेंस है 10⁻³ जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 ओम। अब आपको क्या करना है, एक्सी की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब हमें क्या बताना है, नेट रिएक्टेंस बताना है। तो अब नेट रिएक्टेंस करने के लिए क्या होगा, नेट रिएक्टेंस। अब आपको क्या करना है इसके लिए, कुछ नहीं, आपको एक्सी माइनस एक्सएल कर देना है, एक्सी माइनस एक्सएल। जब आप इसे एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 2, 10 - 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, 8 ओम आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगल एट विच सेकेंडरी मैक्सिमा आर फाउंड इज गिवन बाय। सेकेंडरी मैक्सिमा आपको कैसे फाउंड करेगा, जब आपका थीटा एन की वैल्यू 2n + 1/2 लैम्डा बाई ए वेयर n इक्वल टू +-1 +/2 +-3 होगा, तभी आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेकेंडरी मैक्सिमा फाउंड होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज मास ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, और हाफ लाइफ दे रखी है 8 डेज। मतलब 100 ग्राम का कोई मास है, उसको अगर हाफ लाइफ दे रखी है 8 दिन, मतलब 8 दिनों में वो 100 ग्राम से 50 ग्राम तक आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू रिड्यूस 12.5 ग्राम। हमें क्या करना है, 100 ग्राम का चीज है तो हमें बताना है कि वो रिड्यूस होकर 12.5 ग्राम कितने दिनों में आएगा। तो चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 100 ग्राम का हमारा कोई सामान था, ठीक है, इसका 100 ग्राम था, तो 8 दिन इसका हाफ लाइफ है। मतलब अगर हम यहाँ से 8 दिन अगर बीत जाता है तो ये आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब ये आपका हो गया 50 ग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया 50 ग्राम। ठीक है, फिर आपका 8 दिन बीतेगा, 8 डेज फिर आपका बीतेगा, तो आपका कितना दिन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 ग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया 25 ग्राम। फिर आपका 8 दिन बीतेगा, फिर इसका ये आधा होगा, तो ये कितना हो गया आपका 12.5 ग्राम। तो हमें 12.5 ग्राम ही रिड्यूस कराना था। तो अब आप टोटल डेज को काउंट करेंगे तो 8 दिन ये, 8 दिन ये, 8 दिन ये, टोटल आपका कितने दिन हो गया 24 दिन। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बस आपको फॉर्मूला दे रखा है, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए दे रखे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका क्या होगा, ए का आपका हो जाएगा सेकंड, लेंस फार्मूला कौन सा होगा, बी का आपका हो जाएगा 4, मिरर फार्मूला क्या होगा, सी का आपका हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, और रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस डी का आपका लास्ट वन क्या हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। 16 की बात करें, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है, बी का 4, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इन ए हाइड्रोजन स्टार। हमें जो लाइमन सीरीज होता है उसका फर्स्ट एंड सेकंड स्पेक्ट्रम का जो भी लाइमन सीरीज है उसका डिफरेंस बताना है वेवलेंथ का। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिडबर्ग फार्मूला बता दूं, रिडबर्ग फार्मूला क्या होता है, रिडबर्ग फार्मूला इसकी बात करें तो ये होता है 1/λ इक्वल टू आर एच, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इंटू 1/n2 माइनस 1/ni, एन एफ भी लिख सकते हैं, एन आई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका होता है रिडबर्ग फार्मूला। ठीक है, अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज के लिए आपका लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज के लिए अगर हम एन एफ की बात करें तो ये आपका एन एफ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अगर हमको क्या निकलना है फर्स्ट मेंबर के लिए, तो फर्स्ट मेंबर की बात करें हम, चलिए फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर की बात करें तो आपकी एन एफ की वैल्यू तो 1 होगी ही, लेकिन यहाँ पे एन आई की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट मेंबर के लिए, आपकी एन आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ठीक है,
तो ऐसे आप यहाँ से आप 1/λ1 कैलकुलेट करेंगे, 1/λ1 तो आपका होगा 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो λ1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी λ1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, λ2 की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि सेकंड मेंबर है। तो सेकंड मेंबर के लिए भी क्या होगा आपका, NF की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो 1, और NI की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 1/λ2 की वैल्यू निकले 1.097 इंटू 10⁻7, ये रीडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो λ2 की वैल्यू आ जाएगी 1024 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। चलिए हम डिफरेंस लेते हैं। λ1 माइनस λ2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जब आपका डिफरेंस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 190 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। चलिए देखते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, ये होता है यूनिटी। सक्सेसिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसका क्या होता है, स्मॉल एंड निगेटिव होता है, ठीक है। सक्सेसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव, आपका ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट है सक्सेसिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या होता है, लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। The de Broglie wavelength associated with a ball 6.60 to 10 to the power minus gram moving with इतना वेलोसिटी, और h की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए फाइंड करते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इजकल टू h/m/b, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन की बात करें तो हमारा मास ऑफ बॉल क्या दे रखी है, मास ऑफ बॉल की बात करते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम, ठीक है। इसको हम अगर केजी में करें तो क्या होगा, 6.62 इंटू 10⁻12 केजी। वेलोसिटी जो भी है, वेलोसिटी ये कितनी दे रखी है, ये आपकी दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना, बस लेमडा की वैल्यू आपको पुट करनी है। लेमडा के फॉर्मूले में आप इसे पुट करेंगे, एच की वैल्यू आपको यहाँ पर दे ही रखी है 6.62 इंटू 10⁻34, ठीक है। और मास हमारी कितनी थी, 6.62 इंटू 10⁻12, और वेलोसिटी है 400। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10⁻25 मीटर। अब आप इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻−15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻−15 एंगस्ट्रॉम, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे आपको नॉर गेट एंड गेट ये मैच करना है कि कौन सा किसका डायग्राम है। तो चलिए हम बात करें नॉर गेट की, तो ऑप्शन ए का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये फिगर होगा, ये आपका नॉर गेट, ठीक है। उसके बाद से बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट का आपका क्या होता है, आपका ये होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें नॉट गेट की, सी की, तो इसका आपका ये होता है। और हम बात करें लास्ट और गेट की, तो और गेट का क्या होगा, और गेट की बात करें तो आपका और गेट का ये आपका ये फिगर होता है। तो चलिए हम देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए का थर्ड, ए का थर्ड मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या देख रखा है, 3 लेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल लेंस, मतलब 3 लेंस है वो कंबाइन होकर एक सिंगल लेंस बन रही है। द फोकल लेंथ ऑफ यूज लेंस, जो फोकल लेंथ यूज की गई है लेंस का वो 10 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। द पावर ऑफ कंबाइंड लेंस क्या होगा, तो हमें क्या करना है, बस पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, P1 मतलब पहला लेंस का निकालेंगे, फिर P2 दूसरे लेंस का, फिर P3, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। P की बात करें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आपका किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो चलिए हम F1 की बात करें, F1 आपका क्या हो जाएगा,
F1 की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आपका P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 100/10, आपका 10 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, F2 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी थी, -15 सेंटीमीटर, तो आपकी P2 की वैल्यू क्या होगी, 100/-15, ये आपकी हो जाएगी -6 पॉइंट, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 डायोप्टर माइनस में। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद से बात करें हम F3 की, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, तो हम इसकी P3 की बात करें, P3 ये आपकी हो जाएगी 100/30, तो ये कितनी होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू होगी 3.33 डायोप्टर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, पी टोटल कैलकुलेट करना है। P1 की वैल्यू हमने कितने निकाल रखी है, 10 -6.67 प्लस 3.33, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6.67 डायोप्टर आपका आंसर आएगा। तो ये आपको किस में दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, जो कि ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ए का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे ये डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बी का एनर्जी ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या होगा, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन ये क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन द डिवाइस यूज इज कॉल्ड। अगर हमें रेंज ऑफ कम्युनिकेशन का बढ़ाना होता है तो हम किसे यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कार्बन रजिस्टर हैज कलर कोड वायलेट, येलो, ब्राउन, सिल्वर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो भी कार्बन रजिस्टर होता है उसमें आपको ऐसी कुछ पट्टियां दे रखी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो दे रखी है, यहाँ पे कुछ कलर, यहाँ पे कुछ कलर, यहाँ पे कुछ कलर। तो जो आपका ये फर्स्ट डिजिट है, इसको हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये येलो है तो आपको यहाँ पे जो नंबरिंग दे रखी है कलर की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है और व्हाइट है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पट्टी है, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका किसकी है, फर्स्ट डिजिट वाली है, ये आपकी येलो है, तो येलो आपका किस नंबर पर आ रहा है, 4 पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 लिख रखी है। ठीक है, और उसके बाद से सेकंड डिजिट जो है, ये सेकंड कौन सी लाइन है, सेकंड डिजिट की, ये आपकी है वॉयलेट की, तो वॉयलेट आपको किस नंबर पे है, तो ये आपका 7 पे, तो हम आपको ऐसे 7 लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 और 7 लिख रखा है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ये होगी, सेकंड डिजिट ये होगी, और थर्ड डिजिट क्या है, ये मल्टीप्लायर की यूज में होती है, तो मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर आपकी कौन सी है, ये आपकी रेड है, तो रेड के लिए क्या हमको लिखना है, इंटू 100, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटू 100 लिखना है, तो हमने यहाँ पे इंटू 100 लिख रखा है, जिसे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100 से। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद से क्या दे रखे, ये टोलरेंस दे रखा है, टोलरेंस क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे दे रखा है गोल्ड, ये आपको 5% दे रखे, तो आपको हमने 5% लिख दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो दे रखा है हमें, उसको हम सेम तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, जो भी ये कलर दे रखा है इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, रिमेंबर, मैं आपको बता देता हूँ, रिमेंबर इसको आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वायलेट, वायलेट के लिए आप इसमें चेक करेंगे तो वायलेट के लिए आपको कौन सा है, 7, तो इसके लिए हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब येलो की बात करें, येलो आपका किस नंबर पे है, येलो आपका 4 पे है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, और ब्राउन की बात करें तो ब्राउन किस नंबर पे है, थर्ड वाले में देखेंगे आप, ब्राउन के लिए हम इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के लिए हम क्या लिखेंगे, +-10%। अब आप इसको देख लेना है कि ये आपको कौन सा ऑप्शन में सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 7 4 लिख रखा है, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और उसके बाद से आपका +-10% दे रखा है, तो ये आपका जो भी कार्बन रजिस्टर है इसकी कोडिंग है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन मैकेनिज्म मास इज मैकेनिकल इनर्शिया। ठीक है, विच वाइल इन एसी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इंडक्टेंस इज एन इलेक्ट्रिक इनर्शिया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द इमेज फॉर्म वाज फाउंड टू बी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
इफ ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, ये भी सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा है। तो गिवन डाटा की बात करें, हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्निफिकेशन जो कि है आपका, जो कि होगा आपका स्मॉल एम, जिससे -3 होगा। अब आप पूछेंगे -3 क्यों है? -3 इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड फिगर बन रहा है, इसलिए -3 होगा, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, इसका क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा -10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन की आएगी। और मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में आप जो जो भी आपको वैल्यू दे रखे उसे आपको पुट करना है। तो -3 इक्वल टू माइनस बी बाई यू की वैल्यू कितनी है? -10। यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी आ गई b की वैल्यू। अब आपको मिरर फॉर्मूला पता होगा, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f जो कि फोकल लेंथ है, ठीक है, इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, 1/f, हम f की वैल्यू तो फाइंड ही कर रहे हैं, और 1/b है -30 प्लस 1/-10। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? f की वैल्यू आ जाएगी -7.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना है, ये तो आपकी आएगी फोकल लेंथ, लेकिन हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो आपको -7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है? -15 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। A graph of magnetic flux versus current I is shown below for different inductors P, Q, R and S. Largest value of cell inductance is for the inductor. हमें बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू सेल इंडक्टेंस का कौन सा ग्राफ का होगा, P का होगा, Q का होगा, R का होगा, S का होगा। तो आपको पता होगा सेल्फ इंडक्टेंस जिसे हम L से डिनोट करते हैं, इक्वल टू फ्लक्स बाई करंट होता है। ये आपको रिलेशन पता होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट है, ठीक है। मतलब करंट अगर कम होगा तो इंडक्टेंस कब बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम ग्राफ की बात करें तो ये आपका करंट का है, ये आपका करंट का ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो P है उसका करंट की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं P का सबसे कम करंट है, ठीक है। P का सबसे कम करंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो हमें क्या बताना था, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है किसकी है, तो वो आपका P का हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इन द गिवन सर्किट। आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और सी और डी के बीच में। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसे डिनोट कर लेते हैं कौन कौन सा आपका रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये आपका 4 ओम, इसे हम R1 कर लेते हैं, इसे हम R3 कहते हैं, इसे हम R2 कह लेते हैं, और इसे हम R4 कर लेते हैं, R4, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज जो होता है उसका नियम वो हमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। वेटस्टोन ब्रिज, इसके क्या होते हैं, R1/R2 का रेशियो जो होगा वो R3/R4 का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 4/8 इक्वल टू 3/6, ठीक है, 1/2 1/2। मतलब ये आपका वेट स्टोन ब्रिज का आपका जो भी है वो आपका फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेट स्टोन ब्रिज में आप जो 5 ओम का रजिस्टर है इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जब आप इसे इग्नोर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अब आपको R1 प्लस R3 ये आपका सीरीज में हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 ओम आपका हो गया, 7 ओम हो गया। उसके बाद से R2 प्लस R4 ये भी सीरीज में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 6 ये आपका कितना हो जाएगा, 14 ओम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल जो भी आपको नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है जो सी और डी के बीच में। तो ये दोनों अब एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं,
जो हमारे पास दो हो गया 7 ओम का और 14 ओम का, तो 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 14, ऐसे हम फाइंड करते हैं पैरेलल को। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कितनी आएगी, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4.66 ओम, आपका कुछ ऐसा आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को भी डिवाइड करके देखेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 4.66, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी के साथ हमने फिजिक्स एनसीईटी 2024 का पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।